बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहला सवाल है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे अगर हम ये 7 लिखते हैं तो इसके बट्टे में 1 छुपा हुआ होता है। अब रह गई व्युत्क्रम की बात, तो व्युत्क्रम के लिए हमको इस 1 को ले जाना है ऊपर और 7 को ले आना है नीचे। यही कहलाता है इसका व्युत्क्रम या फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में इसका सही जवाब है 1/7। दूसरा नंबर सवाल है 7 का व्युत्क्रम होगा, तो प्रश्न यही है जो ऊपर में था, बस इसका ऑप्शन यहाँ पर ए में है। अगला सवाल है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा। तो सवाल वैसा ही है, 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना कितना। तो जैसा देख पा रहे हैं, बराबर से इधर और उधर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें तो दोनों तरफ हैं, लेकिन ये इधर है, इधर नहीं है, यानी हमारा जवाब वही होगा, यानी -8/7। आप सावधानी से आंसर का चुनाव कीजिएगा, सेम चीज़ होना चाहिए, कहीं उल्टा ना हो जाए। तो ये है सही जवाब। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अगला सवाल है 13/25 को भागा दिया गया किसी चीज़ से तो 13/5 आया। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो उसके लिए आपको क्या करना है, 13/25 को कितना से भागा दिया गया कि 13/5 आया, ये जानने के लिए हमको 13/25 को 13/5 से ही भाग देना होगा। तो 13/25 को एज इट इज लिखेंगे हम, जैसा है वैसा ही, और भाग के चिन्ह को हम बदल देंगे गुना में। गुना में बदलेंगे तो ये वाला उल्टा होके आएगा, यानी 5/13 होके आएगा, व्युत्क्रम होके आएगा। अब क्या होगा, दोनों 13 कैंसिल हो जाएंगे, 13 एका 13, 13 एका 13, कटने का तो ये 5 से 25 भी कट रहा है, 5 एका 5, 5 25। तो जवाब हमारा आ रहा है ऊपर से 1 एका 1 और नीचे 5 एका 5। अब ऑप्शन में देखें 1/5 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इसी तरह से यहाँ पूछा गया है -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो इन ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो 4 नंबर है वो नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसको हम कट करते हैं तो 2 एका 2, 2 तिया 6 होगा, यानी -1/3 ही होगा, और ये -1/3 है, तो ये इसके बीच का तो है नहीं, इसी के बराबर है, बीच का नहीं कहलाएगा ये। इसलिए जवाब क्या होगा, डी नंबर जवाब होगा। तो हम टिक लगाएंगे इसी डी नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसलिए हमारा जवाब होगा डी नंबर, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, अपरिमित यानी अनंत होती है। अगला सवाल है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। 7/23 को हमको गुना करना पड़ेगा इसी के व्युत्क्रम से, यानी 7/23 को 23/7 से जब गुना करेंगे, जो कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो हमें 1 प्राप्त होगा 23/7 से। अब नीचे से ऊपर वाले दोनों कट जाएंगे, यानी 7 से 7 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, और इसका गुणनफल आएगा 1 एका 1, यानी सही जवाब होगा 7/23 को किससे गुना करना होगा, 23/7 से, यानी हमारा सही जवाब है सी नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को
ज़रूर लाइक करते हुए चलें। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी बिल्कुल आसान है। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/3। 1/2 का समतुल्य क्या होगा? समतुल्य उस संख्या को बोलेंगे जिसको कट करने पर 1/2 ही प्राप्त हो, तो समतुल्य होगा ये 2/4। आप यहाँ देखें 2/4 को अगर हम कट करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी जवाब आया 1/2। और जिसका जवाब 1/2 आ रहा है वो 1/2 का समतुल्य है, इसलिए ये सही जवाब है। अगला सवाल है 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, यानी 3/4 जो कि बी नंबर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं सभी के सभी ऋणात्मक हैं, सभी में माइनस लगे हुए हैं। ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। देखने में ये भी ऋणात्मक है, लेकिन अगर ऊपर और नीचे दोनों में ऋणात्मक चिन्ह हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इस तरह से ये एक धनात्मक संख्या में बदल जाती है, यानी 4/5 में बदल जाएगी जो कि धनात्मक होगी। इसलिए हमारा जवाब जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा, इसलिए हम चुनेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है? यहाँ ये योज्य प्रतिलोम के बारे में समझ लीजिए। योज्य प्रतिलोम वो संख्या होता है जिसको इसमें जोड़ने पर 0 प्राप्त हो। तो अगर -9 है तो उसका योज्य प्रतिलोम +9 होगा, और अगर +9 होता तो उसका जवाब -9 होता। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा -9 का योज्य प्रतिलोम होगा 9। अगला सवाल है 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? 2/5 का समतुल्य यानी जिसको कट करने पर 2/5 प्राप्त हो। तो आप सभी ऑप्शन को देखिए, 4/10 जो है वो 2/5 का समतुल्य है। 4 का 4, 4 दूना, सॉरी गलत हो गया, इसको 2 से कट करते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2/5। सही जवाब यही है, 2/5 का समतुल्य है। इसको कट करने पर हमें 4/10 को कट करने पर हमें 2/5 प्राप्त होता है। इसी तरह से 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा? मान निकालना है। ये सिंपल भिन्न के जोड़ का प्रश्न है। अगर हर समान होता है तो हम हरों को लिख लेते हैं। पहले एक हर लिखेंगे, दोनों में 9 है तो 1 9, और इधर 5 ± -8। अब इसमें हम बड़े अंक का चिन्ह यानी माइनस को रखेंगे और 8 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 3/9, जो कि फिर कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो -1/3 ऑप्शन में है, यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। अगला प्रश्न है 3/-5 को गुना किया गया है -5/3 से, यानी कि उसके व्युत्क्रम से, तो उसका मान क्या होता है? किसी को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर उसका मान 1 होता है। अगला सवाल है -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है? यहाँ योज्य प्रतिलोम बोला है, तो ये बताए कि योज्य प्रतिलोम में अगर माइनस का चिन्ह हो तो उसको हटा देना है और नहीं है तो डाल देना है। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा 5/9। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/3 होगा। अगला क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी 2 परिमेय संख्याएं होती हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, 1 और -1। ये याद करने का प्रश्न है। शून्य का व्युत्क्रम जो होता है वो अपरिभाषित होता है। जैसे देखिए शून्य है, हर चीज़ के नीचे 1 छुपा हुआ होता है। अगर हम इसका व्युत्क्रम करने लगें तो हमको 1 को ऊपर ले जाना होगा और 0 को नीचे, और ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता, यानी ये एक अपरिभाषित संख्या है। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं
शून्य है जिसका कोई भी उत्क्रम नहीं होता। निम्न में -5 से छोटी संख्या क्या है? तो माइनस वाला चीज़ जितना छोटा दिखाई देता है असल में उतना बड़ा होता है, तो इससे छोटों को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो उससे बड़े होंगे। यानी ये बड़ा है, -5 से बड़ी है, -3 -4 भी, और माइनस वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी 0 से छोटी होती हैं, यानी 0 भी इससे बड़ी है। तो -5 से जो बड़ी दिखाई दे रही है -8, असल में वो उससे छोटी है। अगर इसको समझना चाहें तो जैसे हम लोग लिखते हैं -5 इससे भी बड़ी है -4, और इससे भी बड़ी है -3, इसी तरह से -1, -2, -1, -3 से भी बड़ी -2, और -2 से भी बड़ी है -1, और इन सबों से बड़ा है 0। माइनस वाले जितने बड़े दिखाई देते हैं उतने छोटे होते हैं। अगर इनमें सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो -5 है, इससे भी बड़ा अगर -10 होता तो वो हो जाता, इससे भी छोटा होता वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 में कितना जोड़ा जाए कि 5 ही प्राप्त हो? तो हमको 0 जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -6 + 6 बराबर कितना? तो सेम चीज़ रहे, सेम संख्या रहे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसका आंसर होता है 0, यानी हमारा ऑप्शन ए होगा। और चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न, ये पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न है। a + b बराबर b + a क्या कहलाता है? ये प्रश्न है। तो चूंकि यहाँ पर a + b है और यहाँ b + a है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4 + 3 और 3 + 4, दोनों का जोड़ जो होता है वो 7 आता है। 4 + 3 भी 7, 3 + 4 भी 7। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें 4 पहले है 3 बाद में है, इसमें 3 पहले है 4 बाद में है, यानी क्रम बदला है। क्रम बदला है यानी क्रम विनिमय हुआ है। तो ये है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अभी पार्ट 1 है। इससे आगे भी हम और लेते आएंगे। पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2, पार्ट 3 सभी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और उसको शेयर भी करें। धन्यवाद।